ब्रेन सर्जरी करवा ली, इंसान पैरालाइज हो जाएगा, उसका सोचने समझने का तरीका बदल सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि मेमोरीज जो हैं गायब हो जाती हैं। इसमें बताइएगा कितनी सच्चाई है। स्पेसिफिक ट्यूबर्स या डिजीजेज ऐसी हैं जो कि ऐसे क्रिटिकल लोकेशन में पैरालाइज होने के रिस्क ज्यादा हो सकते हैं। क्या हर ब्रेन ट्यूमर जो है वो कैंसर होता है? इतने चांसेस होते हैं किसी को ब्रेन हैमेज हो गया तो वो बच सकते हैं? रफली बात करें तो वो कहते हैं जी 1/3 पेशेंट दे आर नॉट एबल टू रीच हॉस्पिटल। 1/3 पेशेंट जो हैं वो हॉस्पिटल में आके कैन नॉट रीच टू सर्जरी, और 1/3 पेशेंट होते हैं जो कि ट्रीट होकर वापस अपनी लाइफ में, वो भी शायद विद सम डिसेबिलिटीज। स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है उससे क्या लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है? जब आपका सी सेक्शन में जनरल एनेस्थीसिया वर्सेस स्पाइनल एनेस्थीसिया, जी कमर में जब से टीका लगा तब से दर्द है। और फैक्टर्स होते हैं जो रोल प्ले कर रहे होते हैं। इंजेक्शन लगा होता है तो उससे कोरिलेट कर दिया जाता है दीज कॉमन के जिसको लग गया उसकी कमर दर्द होगा। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ डॉक्टर खावर अमन मौजूद हैं जो कि कंसल्टेंट न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन हैं, जिनसे हम जानेंगे कि सबसे डेंजरस ब्रेन इंजरी कौन सी होती है, ब्रेन सर्जरी के बाद मेमोरी लॉस के कितने चांसेस होते हैं और स्पाइन प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए। ये सब जानने के लिए आज का एपिसोड एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। सर मुझे सबसे पहले तो आप ये बताएं कि न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन में डिफरेंस क्या होता है? जी, ये दो डोमेन्स हैं, न्यूरोसर्जन एंड न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोफिजिशियन। न्यूरोफिजिशियन दे आर स्पेशलाइज्ड इन डायग्नोजिंग एंड ट्रीटिंग द कंडीशंस ऑफ ब्रेन, स्पाइन, नर्व्स एंड मसल्स जो कि नॉन सर्जिकल हैं, जिनका विदाउट सर्जरी ट्रीटमेंट है। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जिनको दे ट्रीट बेटर। ऑन द अदर हैंड न्यूरोसर्जन आर ट्रेन्ड फॉर द सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ ब्रेन, स्पाइन, नर्व्स, not only surgery but the conditions that can be managed without surgery. और surgery is always the last resort, especially in the spine conditions. brain के ज़्यादातर जो procedures हैं उनमें surgery primarily होती है। तो neurosurgeons they are specially trained for surgeries and some conditions with can be treated without surgery at the initial stage. ठीक है। अच्छा, आप भी spine surgeries वगैरह करते हैं? जी, हम neurosurgeon they do both brain and spine surgeries. All right. अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मिथ्स क्या है? मतलब अगर ब्रेन को लेके काफ़ी लोगों की मिथ्स होती है ना कि ब्रेन सर्जरी करवा ली तो इंसान पैरालाइज हो जाएगा या फिर उसका सोचने समझने का तरीका बदल सकता है या स्लो प्रोसेस हो सकता है, और कुछ लोग कहते हैं कि मेमोरीज जो हैं वो गायब हो जाती हैं, आप ज़्यादा मेमोरीज होल्ड नहीं कर पाते। तो इसमें बताइएगा कितनी सच्चाई है या क्या सच झूठ है? इसमें देखिए बहुत सारी मिथ्स हैं, कुछ सच्चाइयाँ भी हैं, क्योंकि देयर आर डिफरेंट डिजीजेस, डिफरेंट लोकेशंस ऑफ ब्रेन। तो उसमें सर्जरी ऐसा नहीं है कि सर्जरी करवाएंगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी। सर्जरी इज़ नॉट ऑप्शन के हमने इसको ऑप्ट करना है, नहीं करना। सर्जरी जो करवाई जाती है ये समझे कि एक मजबूरी में है, किसी को ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ, यू हैव टू गो फॉर सर्जरी। तो सर्जरी का जो प्राइमरी मकसद है वो लाइफ सेविंग है, बकाया सारी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। ठीक है। जो मिथ्स के हवाले से अगर मैं कहूँ तो ज़रूरी नहीं है कि हर ब्रेन सर्जरी में या हर ब्रेन डिजीज़ में ये चीज़ें होंगी। ठीक है। बहुत सारी ब्रेन सर्जरीज आजकल जैसे एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी में, तो उसके साथ गैजेटरी में स्किल्स भी उस तरीके से बहुत एडवांस्ड हैं। तो बहुत सारी ऐसी डिजीज़ या ऐसी सर्जरीज जिनमें इनका रिस्क ज़्यादा होता था, अब बहुत कम है। ठीक है। कुछ स्पेसिफिक ट्यूबर्स या डिजीज़ ऐसी हैं जो कि ऐसे क्रिटिकल लोकेशंस में हैं, वहाँ पे इनके मेमोरी के या पैरालाइज होने के रिस्क ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक जो केसेस होते हैं उनमें पेशेंट्स को एक्सप्लेन किया जाता है कि दिस इज़ अ हाई रिस्क सर्जरी। लेकिन बहुत सारी सर्जरीज ऐसी हैं जो जिनमें इनका रिस्क 2-4% से ज़्यादा नहीं है, एंड दे आर वेरी सेफ एंड सक्सेसफुल एज वेल। ठीक है। नहीं, मतलब डॉक्टर जो है वो पेशेंट को बता सकते हैं कि इसमें इस चीज़ के होने की भी चांसेस हैं। हर सर्जरी में पेशेंट को उससे पहले एक्सप्लेन किया जाता है। कुछ सर्जरी होती हैं जिनमें रूटीन रिस्क है, रिस्क कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। यू कैन मिनिमाइज विद बेटर स्किल्स, विद बेटर गैजेट्स, विद बेटर टेक्निक्स आप मिनिमाइज तो कर सकते हैं, आप उसको ज़ीरो नहीं कर सकते। तो पेशेंट्स को गाइड किया जाता है। जिनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, कुछ कंडीशंस हैं जिनमें पैरालिसिस का रिस्क ज़्यादा है, कुछ में मेमोरी का ज़्यादा है, कुछ में बोलने का ज़्यादा है, समझने का ज़्यादा है, तो उनको एक्सप्लेन कर दिया जाता है। बट
not with every brain surgery. ऑल राइट। Yes. अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी आपने ब्रेन ट्यूमर की बात की है, तो क्या हर ब्रेन ट्यूमर जो है वो कैंसर होता है? नहीं, ब्रेन ट्यूमर को अगर हम क्लासीफाई करें तो कुछ हैं बेनाइन, कुछ हैं मेलिग्नेंट। बेनाइन से मुराद है वो ट्यूमर जो कि कैंसर वाले नहीं हैं, जो कि अगर एक दफ़ा आपने उनको सर्जिकली फुली रिमूव कर दिया तो दोबारा ग्रो नहीं करते या जिस्म में कहीं फैलते नहीं हैं। दूसरे होते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर्स, जिनको हम जड़ों वाली रसोली भी कहते हैं। उनको बेसिकली कैंसर कहा जाता है। ब्रेन कैंसर या जो है जड़ों वाली रसोली या मेलिग्नेंट ट्यूमर्स, उनके चांसेस होते हैं कि वो दे स्प्रेड आउट ब्रेन के दूसरे हिस्सों में, या इवन एक दफ़ा आपने उनको ऑपरेट कर दिया, कम्प्लीटली रिमूव कर दिया, उसके बावजूद वो दोबारा हो जाते हैं। ठीक है। तो उनको ब्रेन कैंसर, उसमें फिर सर्जरी सिर्फ एक ऑप्शन नहीं होती, सर्जरी के साथ एडजुवेंट्स होते हैं जैसे कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, जो कि उनकी रिकरेंस को या कैंसर को बकाया जगहों में फैलने से रोकते हैं। ठीक है। और ये जो अभी आप बता रहे हैं कि रेडिएशंस के थ्रू भी होती है, तो क्या उसमें फिर जो आपका हेड पूरा शेव करना पड़ता है? नहीं, उसमें रेडिएशन के थ्रू नहीं होती। बेसिकली रेडिएशन में दो किस्म की हैं, एक है रेडियो सर्जरी और एक है रेडियोथेरेपी। रेडियो सर्जरी वो है कि जी कुछ फ्यू ब्रेन ट्यूमर्स जो कि या तो बहुत छोटे हैं या कुछ ऐसे एरियाज़ में हैं जो सर्जिकली एक्सेस करना सेफ़ नहीं है, उसमें हम रिकमेंड करते हैं रेडियो सर्जरी। वो एक स्पेसिफिक टाइप की रेडिएशंस होती हैं, गामा नाइफ, साइबर नाइफ, जो कि उस ट्यूमर को स्पेसिफिकली जाके बस रेडिएट करती है और उनको वहीं पे क्योर करती हैं। ठीक है। जो रेडियोथेरेपी है वो एडजुवेंट टू सर्जरी है। आप सर्जरी करेंगे, ट्यूमर जितना मैक्सिमम आप सेफली रिमूव कर सकते हैं। समटाइम आप सारा निकाल देते हैं, समटाइम आप 70-80%, 90% तक रिमूव करते हैं और पेशेंट को सेफ्टी को देखते हुए कुछ रह जाता है। फिर आप उसमें एडजुवेंट के तौर पे रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं। उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जाहिर है। जब कीमोथेरेपी है तो उससे लोगों के बाल भी, तो कुछ लोग वैसे ही उसको मद्देनज़र रखते हुए शेव करवा लेते हैं। ऑल राइट। अच्छा, वैसे ब्रेन की जो सबसे क्रिटिकल सर्जरी होती है तो वो कौन सी है? उसमें हम किसी एक को लेबल नहीं कर सकते। बहुत सारी सर्जरीज हैं, उनमें कंपैरेटिवली आर वेरी सेफ उनकी अप्रोचेस। कुछ हैं क्रिटिकल है, क्रिटिकल में जैसे वास्कुलर सर्जरी है। ठीक, वो किस लिए होती है? वास्कुलर सर्जरी फॉर जो मोस्ट कॉमन हमारे पास, जो अगर हम बात करें तो ब्रेन हेमरेज की एक स्पेसिफिक टाइप है, सब रेक्नोइड हेमरेज, जिसमें एन्यूरिज्म ब्लीड की वजह से या एवीएम्स हैं, उसके अपने रिस्क हैं। और उसके अलावा कुछ स्कल बेस्ड सर्जरीज हैं, कुछ ब्रेन के ऐसे क्रिटिकल एरियाज हैं वहाँ की कंपैरेटिवली रिस्की होती हैं। लेकिन अगेन इट डिपेंड्स ऑन एवरी कंडीशन एंड अगेन के कितनी स्किल है और आप क्या अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। बट अब बहुत सारी चीज़ें जो पहले डेंजरस समझी जाती थी या नो गो एरिया समझे जाते थे, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ और स्किल्स बेहतर होने से अब बहुत सारी चीज़ों के रिजल्ट्स कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है। Alright. और हम इवन जो डिजीज़ या कोई ऐसे एरियाज़ हैं जो क्रिटिकल हैं, उनको प्लान ही उस तरीके से किया जाता है या उतना किया जाता है कि सेफ्टी को मद्देनज़र रखा जाए। ठीक है। तो ये जो अभी आपने ब्रेन हैमरेज की बात की है, ये बेसिकली स्टार्ट होते हैं जब आपके ब्रेन की किसी भी वेन में ब्लड क्लॉट आ जाता है। इसमें इसको डिफरेंशिएट करना, यस, जो ब्लड क्लॉट जो अमूमन हम कहते हैं, ब्लड क्लॉट से मुराद होता है कि ब्रेन की जो वेसल है, शरेयान है, उसके अंदर कोई क्लॉट आया, उसने ब्रेन की सप्लाई को रोक दिया और आगे का जो एरिया जो उसे सप्लाई था वो डैमेज हुआ। वो ब्रेन हेमरेज नहीं है, दिस इज कॉल्ड इस्कीमिक स्ट्रोक, या आम अल्फाज में जिनको हम ये कहते हैं क्लॉट आ गया। जो हेमरेज से मुराद होता है कि अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो लीकेज फ्रॉम द वेसल। ठीक है, ब्रेन हेमरेज इन दोनों के अलग अलग इलाज हैं। यस, अच्छा है वो भी क्लॉट, ब्लड क्लॉट। एक क्लॉट वो है जिसको हम कहते हैं कि वो शरेयान के अंदर जाके रुका, उसने सप्लाई उसकी रोक दी, उस ब्रेन का वो एरिया डैमेज हुआ। दूसरा क्लॉट ये होता है कि लीक हुआ, वो जो ब्लड का क्लॉट बाहर आया, उसने बकाया ब्रेन को प्रेशर दिया। तो ये दो डिफरेंट हैं। उसमें फिर ब्रेन हेमरेज में दो किस्म है। एक है हाइपरटेंसिव ब्लीड, जो रूटीन में हमारे ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, उनको पता नहीं होता, या पता भी है, दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दैट। आहिस्ता आहिस्ता वो वीक हो जाती हैं और उन दे आर प्रोन के कभी वो जो है ब्रेन हेमरेज हो जाए। दूसरे होते हैं कि कंजेनिटली, पैदाइशी तौर पर या कुछ ट्रॉमा के बाद शरेयाने का कुछ हिस्सा, शरेयान का, ब्लड वेसल का, वो फूल जाता है एबनॉर्मली, जिसको हम एन्यूरिज्म कहते हैं। एंड दैट्स वो वीक पार्ट होता है एंड दैट्स प्रोन टू ब्लीड।
ठीक ओके। है, उसमें अगर कोई पेशेंट ब्लड प्रेशर का नहीं भी है या एज वो नहीं भी है तो उसमें वो रप्चर कर सकता है। ठीक है, तो सिम्टम्स क्या होते हैं वैसे? इनमें सिम्टम जो अमूमन ब्रेन हेमरेज के होते हैं उसमें एक तो हेडेक होगा, सडन होगा, बड़ा सीवियर हेडेक होगा। फिर उसकी सिवियरिटी के अकॉर्डिंगली साथ में वॉमिटिंग हो सकती है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, जिस्म का कोई हिस्सा मफलूज हो सकता है, बोलने का जो सिस्टम है वो मुतासिर हो सकता है, डिपेंडिंग कि कितना हेमरेज हुआ, किस एरिया में हुआ। और चूंकि मैंने बताया कि दो मोस्ट कॉमन डिफरेंट टाइप्स हैं तो दोनों का तरीका इलाज भी अलग अलग है। ठीक है। नहीं तो मतलब जैसे कि आपने बताया कि डिफरेंट हो सकता है, इंसान अपने सबकॉन्शियसनेस में भी जा सकता है, बोलने का तरीका भी बदल सकता है या चुप हो सकता है। तो उस हालात में फ़ौरन क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो फ़ौरन जो भी करीबी आपके पास टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है जो कि इसको डील कर सकता है, जहाँ पे स्पेशलिस्ट न्यूरोसर्जन अवेलेबल हैं, पेशेंट को फौरी या अगर दूर देहात के इलाकों से हैं जो भी करीबी फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ पेशेंट को स्टेबलाइज किया जाए, ब्लड प्रेशर उन चीज़ों को, और फिर फर्स्ट एड दे के, और जो भी नियरेस्ट अवेलेबल अच्छी फैसिलिटी है जहाँ पे न्यूरोसर्जरी की सहूलियत है वहाँ पे पेशेंट को शिफ्ट किया जाए। फिर उसमें कुछ पेशेंट्स हैं जिनको सर्जरी रिक्वायर होती है, कुछ को अर्जेंट सर्जरी उसी वक्त चाहिए होती है, कुछ को पेशेंट्स को हम इनिशियली विदाउट सर्जरी मैनेज करते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं और उनको नेक्स्ट डे पे आफ्टर फ्यू आवर्स या आफ्टर फ्यू डेज सर्जरी रिक्वायर होती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं अगर उनमें हेमरेज बहुत ज़्यादा नहीं हुआ और पेशेंट की कंडीशन अच्छी है तो हम सिर्फ उनकी ऑब्जर्वेशन से मेडिसिन दे के और उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके वी कैन मैनेज। एम होता है कि दोबारा होने से बचाया जाए। ठीक है। जो और अभी हुआ कितने उसमें चांसेस होते हैं कि अगर किसी को ब्रेन हैमरेज हो गया तो वो बच सकते हैं? उसमें अगेन डिपेंड करता है कि किस ब्रेन के हिस्से में हुआ, कितना हुआ, कितना वो प्रेस कर रहा है, तो एज क्या है, उसका वॉल्यूम जो था हिमाटोमा का, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इनकी स्कोरिंग करते हैं, उस पे ये डिपेंड करता है कि पेशेंट के बचने की कितनी है। वो फिर सर्जरी का भी इस तरीके से उस स्कोरिंग पे हमें पता चलता है कि इसको सर्जरी से कितना बेनिफिट होगा। ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरी टाइप ऑफ हेमरेज है जिसको सब रेक्नोइड एनेरिज्म है, उसमें अगर हम रफली बात करें तो वो कहते हैं जी 1/3 पेशेंट दे आर नॉट एबल टू रीच हॉस्पिटल, 1/3 पेशेंट जो हैं वो हॉस्पिटल में आके दे इवन कैन नॉट रीच टू सर्जरी, और 1/3 पेशेंट होते हैं जो कि ट्रीट होकर वापस अपनी लाइफ में, वो भी शायद विद सम डिसेबिलिटीज। तो ये इतना लेकिन जोरी समटाइम सर्जरी हो जाता है। के बाद भी कुछ लोग नहीं बचते। यस, देखें सर्जरी का जो एम है सबसे पहले तो वो होता है कि आप उसको, जो इवेंट होना था वो हो गया, उसकी जो सिवियरिटी थी वो है, आप सर्जरी कर रहे होते हैं कुछ कंडीशन में जस्ट टू गिव हिम अ चांस कि उसको बचाया जाए, तो उसमें हर बार आप उसमें कामयाब नहीं हो पाते। जितनी क्रिटिकल होती है वो फैमिली को एक्सप्लेन किया जाता है, फैमिली वांट टू टेक चांस तो उसमें दिया जाता है। कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें सर्जरी नेसेसरी है कि अभी पेशेंट ठीक भी है फिर भी हम कहते हैं ऑपरेट करें। क्यों? क्योंकि अगर वो जो वीकेस्ट पार्ट है जो ब्लीड किया है वो दोबारा एक दफ़ा अगर जान बची है उसकी, अल्लाह ने उसको सेहत दी है, तो दोबारा शायद कंडीशन इससे बुरी हो। तो जब हमें पता है कि वो एक पार्ट है दैट कैन ब्लीड तो उसको ऑपरेट करना ज़रूरी होता है। जो हेड इंजरीज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाते हैं कुछ केसेस, जैसे रोड एक्सीडेंट्स में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इस में क्या करना चाहिए और इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? जी, सबसे पहले तो देखें प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जो भी हमारे ट्रैफिक लॉज हैं उनमें उनको फॉलो करें। फिर हमारी ज़्यादातर जो एक्सीडेंट आप देखें तो ज़्यादातर मोटर बाइक के हैं और यंग लोग हैं जो कि रूल्स को फॉलो नहीं करते, वन व्हीलिंग और ये, या दूसरा जो है रात के टाइम पे ये डंपर्स और ट्रक्स और इनके साथ। तो पहले तो हमने कोशिश की भी कि गवर्नमेंट के साथ मिलके हमने कुछ इस तरह के इन चीज़ों को बेहतर किया जाए, सख्ती की जाए। वंस तो अवॉइड हेलमेट यूज़ करें। अच्छा, और वो सारी हेलमेट से चीज़ें वैसे कितने % चांसेस हैं कि अगर बहुत खुदा ना खास्ता किसी का बहुत बुरा एक्सीडेंट भी हुआ है तो हेलमेट की वजह से कितने % चांसेस हैं कि जो हेड इंजरी है वो थोड़ी कम होगी या थोड़ा इतना सिवियर किस्म की ना हो? अच्छा, हेड इंजरी तो जो कम होगी उसमें अगेन डिपेंड करता है। मैं एग्जैक्ट परसेंटेज तो नहीं बता सकता, ये डिपेंड करता है सिवियरिटी ऑफ जो इंजरी है, एक्सीडेंट है, उसकी क्या मोड ऑफ इंजरी था, कितनी सिवियरिटी थी। लेकिन यस, एक बात क्लियर है कि उसमें लो वेलोसिटी या हाई वेलोसिटी किसी भी किस्म की है, हेलमेट एंड विदाउट हेलमेट यू कैन नॉट कंपेयर। ओके।
तो हेलमेट इज़ हाईली प्रोटेक्टिव कि उसकी लाइफ सेविंग के लिए, और जो सीरियस हेड इंजरीज हैं उनको वी कैन अवॉइड। ठीक है। अच्छा, ऐसे भी कोई ब्रेन सर्जरी होती है जिसमें पेशेंट को होश में रखना होता है? यस, वेक ब्रेन सर्जरीज हैं, ये एक एडवांस मोडेलिटी है। उसमें जैसे हमने पहले बात की कि जी सारी ब्रेन सर्जरीज के बाद पेशेंट पैरालाइज हो जाते हैं, तो कुछ ट्यूमर्स ब्रेन के या कुछ पैथोलॉजीज ब्रेन की ऐसे एरिया में जहाँ पे हमें पता है कि ये एरिया इज़ नोटोरियस फॉर डेफिसिट के, उसमें चांसेस ज़्यादा हैं, तो उसमें ये मोडेलिटी हम यूज़ करते हैं। मतलब कोमा में जाने के अगर चांसेस हो तो उसमें? नहीं, कोमा में जाने के नहीं। जैसे एक पेशेंट है, उसकी कोई ट्यूमर ऐसे रीजन में है कि उसको ये साइड की वीकनेस या पैरालिसिस हो सकती है, तो उसको हम आउटकम बेहतर करने के लिए, वीकनेस को होने से बचाने के लिए, उसका परसेंटेज या उसका रिस्क कम से कम करने के लिए हम पेशेंट की अवेक सर्जरी करते हैं। ड्यूरिंग दैट स्पेसिफिक पार्ट जब हम उसको रिमूव कर रहे होते हैं और चांस होता है कि डेफिसिट हो जाए, पेशेंट को हम साथ में मूवमेंट करवा रहे होते हैं, कमांड्स दे रहे होते हैं, उससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि इस एरिया में को या ये पार्ट एक्सरसाइज करना कैन बी डेंजरस, तो हम उसको वहीं पे छोड़ देते हैं या उसमें और केयरफुल हो जाते हैं। तो वो ये समझें कि सर्जरी की सेफ्टी बढ़ा देता है वो प्रोसीजर। ठीक है, ठीक है। तो सर अभी हम लोग ब्रेन के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो अगर ब्रेन डेड हो जाए तो इज़ देयर एनी चांसेस कि दोबारा उसको मतलब ठीक किया जा सके? ब्रेन डेड सबसे पहले हो जाए तो उसका अपना साइंटिफिक क्राइटेरियाज हैं जिस पे आप उसको लेबल करते हैं कि डिक्लेयर करते हैं कि ये ब्रेन डेड है। जी जी। अगर वो क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं और उस पर आप डिक्लेयर करते हैं कि पेशेंट इज़ ब्रेन डेड, तो सिवाय ज़ाहिर है हमारा एक अकीदा है, तो सिवाय कोई मुआवजा हो पेशेंट डू नॉट रिवाइव। जब ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया तो पेशेंट दे डू नॉट रिवाइव, दे डोंट सर्वाइव। तो वो ऐसी स्टेज होती है जिसपे फिर इवन पेशेंट वेंटिलेटर्स पे भी हैं, तो पेशेंट फैमिली इवन इफ़ दे वांट कि वेंटिलेटर, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है। तो हम जब तक ब्रेन डेड नहीं होता तब तक ये कहना, और ये बड़ा टफ डिसीजन होता है कि जी वेंटिलेटर, हमें पता होता है कि प्रोग्नोसिस नॉट गुड, लेकिन हम ना एडवाइस करते हैं ना हम ये करते हैं। लेकिन जब पेशेंट ब्रेन डेड डिक्लेयर हो गया, उस क्राइटेरिया को पूरा कर लिया, यस, फिर रिवाइव के चांसेस नहीं होते। और वही वो पीरियड भी होता है जिसमें स्पेशली आजकल उस पर काम किया जा रहा है कि अगर ऑर्गन डोनेशन को अगर करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें होता है कि पेशेंट रिवाइव तो नहीं करेगा इफ दे वांट टू अच्छा, तो वेंटिलेटर का बेसिकली क्या सारा प्रोसीजर होता है और क्यों लगाया जाता है? अच्छा, वेंटिलेटर इसलिए लगाया जाता है कि पेशेंट की एक प्राइमरी डिजीज़ है, कोई भी, जैसे हेड इंजरी है, ब्रेन ट्यूमर है, या पेशेंट को नॉन न्यूरोलॉजिकल कुछ कंडीशंस हैं, वो प्राइमरी डिजीज़ तो है। उसकी वजह से पेशेंट को ज़ाहिर है अनकॉन्शियस भी होगा, उसकी रेस्पिरेशन भी मुतासर होगी, और हम समझते हैं कि उसकी ये डिज़ीज़ टाइम लेगी थोड़ा सा बेहतर होने में, लेकिन तब तक हमने बकाया ऑर्गन्स को सपोर्ट करना है, रेस्पिरेशन को सपोर्ट करना है, और पेशेंट को कंफर्टेबल करना है। तो उसके लिए वेंटिलेटर लगाया जाता है कि जब तक आप उनकी प्राइमरी डिजीज़ जो है वो कुछ अरसे में ठीक हो, तब तक उसके चेस्ट की वजह से, रेस्पिरेशन की वजह से मामला ख़राब ना हो, उसकी प्राइमरी डिजीज़ भी फर्दर डिटेरियोरेट ना हो। जैसे जैसे प्राइमरी डिजीज़ पेशेंट की बेहतर होती जाती है, कॉन्शियस लेवल बेहतर होता जाता है, तो देन वी स्टार्ट वीनिंग ऑफ फ्रॉम द वेंटिलेटर। ठीक है। और ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मोबाइल रेडिएशंस जो हैं उससे भी ब्रेन पे कोई इफ़ेक्ट पड़े और ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस हैं? यस, जो ब्रेन ट्यूमर में सिर्फ जो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, रेडिएशन, यस दे डू प्ले रोल, स्मोकिंग है, रेडिएशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन साथ में जेनेटिक फैक्टर्स भी दे प्ले अ रोल। आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं वो एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं, या एक ही एरिया में रहते हैं, या एक ही इन्वायरमेंट में रिस्क फैक्टर है, सबको ब्रेन ट्यूमर नहीं होता। ऐसा ही है। बट यस, जेनेटिक फैक्टर्स के साथ ये जो फैक्टर्स हैं वो उस रिस्क को बढ़ा ज़रूर देते हैं। ठीक है। और हम लोग हेडेक्स को रिलेट कर सकते हैं इसे, जैसे लोगों को माइग्रेन हो जाता है, क्लस्टर पेन हो जाता है, तो उनका भी कोई रोल है? अच्छा, उसमें हेडेक इज़ अ सिम्टम, ट्यूमर का एक सिम्टम हो सकता है, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि हर हेडेक ट्यूमर हो। लेकिन कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हैं, जैसे हेडेक के साथ न्यू ऑनसेट हेडेक है, या हेडेक ऐसा है नॉट गेटिंग बेटर विद मेडिसिन, या वक्त के साथ साथ वर्स हो रहा है, या एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं, साथ में उसको नज़र का कोई प्रॉब्लम बन रहा है, साथ में उसको कोई साइड वीकनेस हो रही है, उसकी मेमोरी के कोई प्रॉब्लम्स हैं,
वॉमिटिंग है, डिफरेंट वो जो हम अपने पेशेंट जब आता है हेडेक बताते हैं तो हम डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चनिंग बेसिकली स्क्रीनिंग के लिए होती है, क्या हमें लग रहा है कि ये ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड हो सकता है। तो माइग्रेन क्लस्टर हेडेक, दीज आर सॉर्ट ऑफ बिनाइन टाइप ऑफ हेडेक्स। ठीक है। ठीक है, तो उनका नहीं होता कि लॉन्ग टर्म में वो ट्यूमर कॉज करेंगे। यस, सम अदर टाइप्स ऑफ हेडेक, उन अगर आपको कोई डाउट है तो स्क्रीनिंग ज़रूर करनी चाहिए उसके लिए। अभी आपने सर बात की थी कि अब ब्रेन सर्जरीज में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी हुई है, तो कौन से ऐसे टूल्स हैं या कौन सी ऐसी एडवांसमेंट है जो आप बताना चाहेंगे जो आ गई हुई है और जिससे बहुत ज़्यादा लाइक सेफ्टी के चांसेस होते हैं ब्रेन सर्जरी जी। करते हुए? अच्छा जी, ब्रेन सर्जरी में कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर उसमें जो प्राइमरीली आपकी मैटर करती हैं वो आपकी स्किल्स हैं। ओके। लेकिन यस, जो जदीद टेक्नोलॉजी है, गैजेटरी है, टेक्निक्स हैं, वो स्किल्स के साथ अगर आप उनको कंबाइन करें तो हमारी पेशेंट का आउटकम बेहतर हो जाता है, सेफ्टी बढ़ जाती है। जैसे कि अभी हमने अवेक ब्रेन सर्जरी की बात की, जी। उसमें आप सेफ्टी बढ़ा लेते हैं। इसी तरीके से कुछ गैजेट्स हैं जैसे न्यूरो नेविगेशन है, इज जस्ट लाइक गूगल मैप्स। ब्रेन के कोई एरियाज़ हैं जहाँ पे ट्यूमर्स ऐसे हैं जिनको लोकेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, या आप लोकेट करते हुए ब्रेन को ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं, तो अब न्यूरो नेविगेशन मशीन है वो लाइव आपको दिखा रही होगी कि वेयर यू आर गोइंग, व्हाट यू आर डूइंग। तो वो सेफ्टी सर्जरी की बढ़ा देती है। फिर इस तरीके से स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सीज हैं, फिर माइक्रोस्कोप्स हैं, और इस तरह की डिफरेंट मोडेलिटीज़ हैं जो सर्जरी की सेफ्टी बढ़ाती हैं। और अगर हम कंपेयर किया जाए कुछ साल पहले जो न्यूरोसर्जिकल के आउटकम से सोचा जाता था कि हर ब्रेन ट्यूमर वाला पेशेंट जो है ही विल नॉट सर्वाइव या कोमा में जाएगा, अब मेरा ख्याल है उससे बहुत ऑपोजिट हो गया है। बहुत कम पेशेंट्स हैं जो कि अगर उनका जो इनिशियल स्टेटस है जिससे पहले वो अच्छा है, तो मोस्ट प्रोबेबली पेशेंट विल वेक अप विद अ गुड स्टेटस विद फ्यू डेज। कुछ पेशेंट्स में होता है, यस, बट अगर हम कंपेयर करें तो अब रिजल्ट्स बहुत बेहतर है, सेफ्टी एंड सक्सेस पहले से बहुत बेहतर है। ठीक है। अच्छा, अब हमने ब्रेन के बारे में तो बहुत बात कर ली है। अब अगर हम लोग स्पाइन की बात करें तो डिस्क बल्ज जो आजकल एक टर्म बहुत ज़्यादा आम हुई हुई है, बहुत कॉमन हुई हुई है, तो ये क्यों हो रहा है लोगों को और किस लाइक स्पेसिफिक किसी एज में जाके ये प्रॉब्लम हिट करती है या किसी एज में भी हो सकता है? अच्छा जी, डिस्क बल्ज जो है डेफिनेटली स्पाइन डिजीज में अगर हम देखें तो मोर कॉमन जो हम देखते हैं वो ये डिजीज़ है। बेसिकली डिस्क बल्ज नॉर्मली डिस्क हर दो मोरों के दरमियान में, वर्टिब्रा के दरमियान में एक कुशन है जिसमें एक बाहर टफ कैप्सूल है और उसके अंदर एक जेली मटेरियल है, और उसमें से जब उसकी ये बल्जिंग होती है और वो जाके कोई न्यूरल स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस करती है, उसको डिस्क बल्ज कहते हैं। जो डिस्क की डिजीज़ हैं वो वैसे तो डीजेनरेटिव डिजीज़ को कहा जाता है कि इट्स एजिंग ऑफ स्पाइन। जैसे जिस्म में चेंजेस आती हैं, झुर्रियाँ आती हैं, बाल सफ़ेद होते हैं, मोरों पे भी ये समझें कि उनकी झुर्रियाँ हैं या उनकी एजिंग है। लेकिन अब हम देखें तो बहुत सारे यंग पेशेंट्स वो प्रेजेंट करते हैं इन कंप्लेन के साथ। उसमें बहुत सारे हमारे लाइफस्टाइल, जेनेटिक फैक्टर्स भी ज़ाहिर है प्ले करते हैं हर डिजीज़ में, लेकिन लाइफस्टाइल जो हमारी है जिसमें वेट है, हमारा काम करने का तरीक़ाकार है, लॉन्ग सिटिंग है, पुअर पोस्चर में सिटिंग है, पुअर पोस्चर में जो आपका काम करना है, वज़न उठाना है, स्मोकिंग है, फास्ट फूड है और लैक ऑफ एक्सरसाइज है, ये सारी चीज़ें रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से अब बहुत सारे यंग एज में भी हम बहुत कॉमनली इन चीज़ों को देख रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, वैसे डॉक्टर के पास जाने से पहले आपको अगर इस तरह की कोई चीज़ें फ़ील हों, जिस तरह की आपने ये बताई हैं कि बैड पोस्चर से बैक पेन स्टार्ट हो जाती है, जो भी आम रूटीन में आपका लाइफ़स्टाइल इफ़ेक्ट करता है इस पे डेफ़िनेटली, तो इंसान को क्या चीज़ें फिर जो हैं वो अपनी लाइफ़ में चेंज करनी चाहिए जिससे बचा जा सकता है मतलब? स्पाइन डिजीज़ के हवाले से जो एक चीज़ हम सबको रिकमेंड करते हैं कि उसमें एक तो पोस्चर करेक्शन है। ठीक है। जैसे बैंकर्स हैं, टीचर्स हैं, आईटी वर्कर्स हैं, लॉन्ग सिटिंग है, पुअर पोस्चर में सिटिंग है, उनमें हम एडवाइस करते हैं कि अवॉइड लॉन्ग सिटिंग, लेग क्रॉस करके ना बैठें, कमर की टेक सीधी लगा के बैठें, आगे को झुक के ना बैठें, पीछे को इंक्लाइन होकर ज़्यादा देर के लिए ना बैठें। इसी तरीके से लॉन्ग स्टैंडिंग अवॉइड करें, एक टांग पे वज़न डाल के खड़ा होना अवॉइड करें। वज़न अगर ज़्यादा है तो उसे जो है इम्प्रूव करें, बेहतर करें, कम करें वज़न अपना। सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज, डेली वॉक्स, ये अपनी रूटीन बनाएं। बैक मसल फिजियोथेरेपी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके बैक, क्योंकि स्पाइन को क्या चीज़ सपोर्ट करिए, आपके मसल्स आर वीक, स्पाइन पे ज़्यादा स्ट्रेस आएगा।
ठीक है। अगर आपके मसल स्ट्रांग है, अगर आप उनको स्ट्रांग करें, तो अगर डिजीज़ इनिशियल स्टेज पे है भी, तो वक्त के साथ साथ विद योर पोस्चर करेक्शन एहतियात वो बेहतर हो जाएगी। तो फिजियोथेरेपी, फिर और जैसे स्मोकिंग है ठीक है। वो, और अच्छा, आपका स्मोकिंग भी यस स्पाइन यस, को। ये दिस इज रिलेटेड। ओके। स्मोकिंग बहुत ज़्यादा तो नहीं आप कह सकते कि हर डिस्क वाला जो है वो स्मोकर ही होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये स्मोकिंग प्लेज अ रोल के इसकी आपकी जो डिस्क डिजीज़ है इसमें भी, जैसे बहुत सारी और बीमारियों में उसका रोल है, इसमें भी है। ठीक है। अच्छा, ये तो कॉमन चीज़ें होगी ना कि आप घर में या खुद अपना इलाज किस तरह कर सकते हो या एहतियात किस तरह कर सकते हो। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जब आपको फ़ील हो तो आपको डॉक्टर को लाज़मी कंसल्ट करना चाहिए? अच्छा, इसमें एक तो पेन की सीवियरिटी है, वो तो हर पेशेंट को पता चल जाएगा, सीवियर पेन है, काबिल बर्दाश्त है, ही विल सीक मेडिकल एडवाइस। उसके अलावा कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं, अब पेशेंट्स है इग्नोर कर रहे होते हैं, पेन है उसमें, लेकिन वो बहुत कॉमनली नहीं होते। अमूमन उससे पहले पेशेंट की हिस्ट्री होती है कि उसको ज़्यादा पेन हो। उनमें कुछ पेशेंट्स हैं जो आए नहीं होते या हमारे पास अंडर ट्रीटमेंट भी होते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि इन रेड फ्लैग्स का ख्याल रखें, और अगर इनमें से हो तो फिर अर्जेंट आप उसको एड्रेस करें। जैसे कि पेशाब पखाने का कोई मसला है, ठीक है। आपको पेशाब पखाने की जगह में नमनेस फील हो, या ये रेड फ्लैग्स हैं। ये रेड फ्लैग है ओके। कि वो आपका मुतासिर हो रहा है या आपको पाँव के पंजों में ताकत की कमी। अगर स्पेसिफिकली हम सिर्फ जो डिस्क बल्ज मोस्ट कॉमन होती है नीचे L4-5S1 के लेवल पे, ठीक है। पाँव के पंजे में कोई ताकत की कमी महसूस हो रही है, और पेशाब पखाने का कंट्रोल हो गया, ये वाली चीज़ें अगर आपको फील होती हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि दिस इज़ अर्जेंसी या इमरजेंसी। उसमें फिर हम वेट नहीं करते। अदरवाइज़ अगर पेशेंट को सिर्फ पेन तक का है और बहुत बड़ा डिस्क बल्ज नहीं है, जो हम समझते हैं कि पेशेंट की एहतियात से वक्त के साथ बेहतर हो सकता है, तो हम उसे कहते हैं कि विद दीज प्रिकॉशन मेडिसिन फिजियोथेरेपी कंटिन्यू, अनलेस कि ये खुदा ना करे कोई इस तरह के रेड फ्लैग्स होते हैं। जिन लोगों का प्रॉब्लम जो है वो बहुत सीवियर किस्म का हो जाता है और सर्जरीज तक बात पहुंच जाती है, तो स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है उससे क्या लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, या उस पे उसकी वजह से स्पाइन पे कोई इफ़ेक्ट होता है? अच्छा, इसमें जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है मोस्टली वो हम स्पाइन रिलेटेड इश्यूज़ में या सर्जरीज में नहीं परफॉर्म, वो ज़्यादातर सर्जरीज जनरल एनेस्थीसिया में होती हैं। यस, ऐसा नहीं है कि किया नहीं जा सकता, कुछ प्रोसीजर्स हैं जो कि किए जा सकते हैं, और लेकिन कॉमनली नहीं। कॉमनली जो स्पाइन सर्जरीज हैं वो जनरल एनेस्थीसिया में ही होती हैं। ठीक है। वैसे अगर हम बात करें स्पाइनल एनेस्थीसिया की, जो एक मिथ है, ज़्यादातर जब आपका सी सेक्शन या उसमें जनरल एनेस्थीसिया वर्सेस स्पाइनल एनेस्थीसिया, जी कमर में जब से टीका लगा तब से दर्द है, हाँ जी। तो ऐसा नहीं है। स्पाइनल एनेस्थीसिया बल्कि कंपैरेटिवली आई थिंक ज़्यादा सेफ है। ओके। अगर वो एक्सपर्ट हैंड्स में कोई भी प्रोसीजर हुआ है, तो उसकी कोई सिग्निफिकेंट ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। और फैक्टर्स होते हैं जो रोल प्ले कर रहे होते हैं, जैसे कि 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी है, उसमें आपका इंटर एब्डोमिनल प्रेशर ज़ाहिर है बड़ा होता है। उसमें अगर कोई के मसल्स ऑलरेडी वीक हैं, फिर प्रेगनेंसी उसने बियर की है, तो उसके बाद ज़ाहिर है उसको शी कैन हैव बैक एक्स। तो लेकिन वो चूंकि इंजेक्शन लगा होता है तो उससे कोरिलेट कर दिया जाता है। किसी भी प्रोसीजर कॉम्प्लिकेशंस तो हो सकती हैं, इसकी भी हो सकती हैं, लेकिन दे आर नॉट दीज कॉमन के जिसको लग गया उसके कमर दर्द होगा। ये एक मोर ऑफ आई कैन से अ मिथ। ठीक है। अच्छा, वैसे स्पाइन सर्जरीज करवाने में ना लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो क्या वाकई इस तरह होता है कि स्पाइन सर्जरीज के बाद लोग व्हीलचेयर पे आ जाते हैं? जैसे स्पाइनल एनेस्थीसिया का मिथ है कि जी कमर में टीका नहीं लगवाना, जी जी। इसी तरीके से स्पाइन सर्जरीज के बारे में मिथ है जी ऑपरेशन नहीं करवाना, उसके बाद बंदा जो है व्हील चेयर पे व्हीलचेयर आ पे जाएगा या चलने फिरने के काबिल नहीं रहेगा। तो इसमें भी इज मोर ऑफ अ मिथ। ओके। ठीक है। अच्छा, कुछ कंडीशंस हैं स्पाइन सर्जरीज की, जैसे कि स्पाइन के ट्यूमर्स हैं कंपैरेटिवली मोर सीरियस, उसमें कुछ पेशेंट तो वैसे पहले भी पैरालाइज ही होते हैं। ठीक है। तो सर्जरी का मकसद होता है उनके पैरालिसिस को वहीं पर रोक देना या कुछ हद तक उसको इम्प्रूव कर देना। लेकिन इन कंडीशंस में पेशेंट को पहले ही सारी चीज़ें एक्सप्लेन होती हैं। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें जो मोर कॉमन डिजीज़ जैसे डिस्क बल्ज की हैं, जिनके बारे में कॉमनली सर्जरीज हो रही होती हैं, उसमें अगर आपकी सर्जरी स्किलफुली परफॉर्म हुई है, जब होनी चाहिए थी उस वक्त हुई हुई है, जो होना चाहिए था वही हुआ हुआ है, तो इसका फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान ना होने के बराबर है। ठीक है। नुकसान से मुराद ये है कि रिस्क कॉम्प्लिकेशन, यस मैंने पहले भी बताया कि आप रिस्क को ज़ीरो कभी नहीं कर सकते। आप बेटर स्किल्स के साथ, बेटर इक्विपमेंट के साथ, बेटर सेटअप के साथ
अपनी अच्छी डिसीजन मेकिंग के साथ रिस्क को मिनिमाइज तो कर सकते हैं, ज़ीरो नहीं कर सकते। तो ये जो रूटीन की हमारी स्पाइन सर्जरीज हैं फॉर डिस्क डिजीज, इसमें रिस्क 1-2% या 3% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, और होते भी नहीं हैं। लेकिन वैसे ये सर्जरीज जो हैं वो क्रिटिकल होती हैं? डिपेंडिंग ऑन द पैथोलॉजी। ठीक है। अगर कोई ऐसे ट्यूमर्स हैं और ऊपर हाई स्पाइन में है, उनमें रिस्क कंपैरेटिवली ज़्यादा है। लेकिन जो ये स्पाइन की डिस्क बल्जेस की सर्जरीज हैं, दे आर सो एडवांस्ड कि अब वो बिल्कुल माइनर से इंसिजन के साथ एंडोस्कोपिक सर्जरीज हैं, और वी आर परफॉर्मिंग एज अ डे केयर सर्जरी। सर्जरी के बाद जैसे पेशेंट एनेस्थीसिया के इफेक्ट से आउट होता है, ही कैन वॉक विद इन एन आवर, और सर्जरी के बाद 5-6 घंटे में पेशेंट कैन गो होम ऑन सेम डे। सो दिस इज सो एडवांस। तो मिथ ज़्यादा है, हर स्पाइन सर्जरी से पेशेंट के पैरालिसिस के रिस्क उतने नहीं होते जितने समझे जाते हैं। उससे बहुत ज़्यादा जो है ना इसकी सेफ्टी और सक्सेस है। ठीक है। और आफ्टर सर्जरी किस चीज़ की एहतियात करनी चाहिए, पेशेंट कैन फॉर लाइफ टाइम या मंथ्स? हाँ, नहीं, लाइफ टाइम वही एहतियात हैं जो सबके लिए, जैसे मैंने आपको बताया। जिनकी नहीं भी हुई वो भी होने से बच जाएं, जिसको हो गई उनके इनिशियल फ्यू वीक्स में को बहुत ज़्यादा एहतियात नहीं होते कि बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग है और झुके को वजन उठाना, इस तरह के हम कहते हैं 1-2 हफ्ते एहतियात करने, अदरवाइज दे कैन परफॉर्म जो भी उनकी रूटीन ड्यूटीज़ हैं। जैसे सर्जरी के फ़ौरन बाद मैंने आपको बताया कि एनेस्थीसिया से आउट होता है तो हम कहते हैं यू कैन वॉक, और फिर चलते रहें। अच्छा, जितना ज़्यादा चलेंगे या जितना जल्दी मोबिलाइज होंगे, आउटकम उतना अच्छा होता है। पेशेंट जो ज़्यादा बेड रेस्ट पे चले जाते हैं उनको बैक एक प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। तो इनिशियल 1-2 वीक्स में कोई 1-2 बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग वाले एहतियात के अलावा अपनी रूटीन की सारी एक्टिविटी दे कैन परफॉर्म। ये मत गो टू जॉब विद इन फ्यू डेज, वैसा मसला नहीं। और आपके पास वैसे किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा आते हैं? अच्छा, दोनों हैं। एक तो ये डिजीज़ मैंने आपको बताया कि ओल्ड एज की डिजीज़ है, तो वो कॉमनली आ रहे होते हैं, उनमें स्पाइनल स्टेनोसिस और इस तरह के हैं। लेकिन उनके साथ आजकल यंग पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा शैटिका के साथ और बैक एक्स के साथ आ रहे होते हैं। तो उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हर एक पेशेंट जो है जो बैक एक के साथ होता है उसको लाजमी नहीं है कि डिस्क का ही प्रॉब्लम हो। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जी, मैंने MRI करवाया, बैक एक था, डिस्क आ गया, अब इसका ऑपरेशन वो, और उनको ये काउंसल करना बड़ा मुश्किल होता है कि भैया आपको ये पेन इस वजह से नहीं, दिस इज ड्यू टू योर बैक मसल्स, ड्यू टू योर बैड पोस्चर, ड्यू टू योर लाइफस्टाइल। तो हर बैक एक इज नॉट ड्यू टू दैट डिस्क स्लिप और डिस्क बल्ज और ऑल दैट। सही है। मतलब ऐसी कुछ गलतियां हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्पाइन को ख़राब कर सकते हैं? यस, आपका पुअर पोस्चर, आपके जो भी जॉब की नोयत है, काम की नोयत है, पूरा पोस्चर में कर रहा है, सिटिंग है, स्टैंडिंग है, और वेट लिफ्टिंग विदाउट जो है प्रॉपर गाइडेंस या ट्रेनर के अंडर जिम जाते हैं, और इस तरीके से वज़न बहुत ज़्यादा है, BMI ज़्यादा है, और लैक ऑफ एक्सरसाइज है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपके मसल्स को भी वीक कर रहे होते हैं, आपके स्पाइन के अलाइनमेंट भी, क्योंकि जो वेट बेरिंग है ऊपर से स्टार्ट होकर नीचे L4-5 जो मोस्ट कॉमनली जहाँ पे प्रॉब्लम होते हैं, वो एक मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है। जब आपका पुअर पोस्चर होगा तो वो बेरिंग भी डिस्टर्ब होगी, जब वो डिस्टर्ब होगी वो आस्ता आस्ता आपके अलाइनमेंट भी ख़राब करेगी और आपकी डिस्क बल्ज सारी डिजीज़ को वर्स करेगी। तो उसमें अपना पोस्चर अच्छा रखें, अपनी जो है हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और वेट कंट्रोल, 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो हम एडवाइस करते हैं सबको कि सबके लिए होनी चाहिए। ऑल राइट। अब हमने ना काफ़ी बुजुर्ग देखते हैं हम लोग। अच्छा, कुछ तो होते हैं कि जो बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन कुछ बिल्कुल ऐसे झुक जाते हैं, उसकी क्या वजह बनती है? अच्छा, वो भी जो ये स्पाइन डिजीज़ है, मैंने आपको बताया डीजेनरेटिव स्पाइन डिजीज़ है, वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है उसमें चेंजिंग आती है, तो उसमें स्पाइन की डिफरेंट डिफॉर्मिटीज़ भी होती हैं, साइड टू साइड बेंडिंग भी होती है, फॉरवर्ड बेंडिंग भी होती है। जैसे स्टीनोसिस है, स्टीनोसिस में अर्ली पेशेंट की जब स्पाइनल कैनाल स्टीनोज हो रही है तो पेशेंट जब झुक के चलते हैं तो उसको उससे थोड़ा सा सुकून मिलता है। लेकिन वो लॉन्ग टर्म में वो आहिस्ता आहिस्ता अगर ज़्यादा बहुत उसको करें तो आपका पोस्चर है उसकी वजह से ख़राब और बेंडिंग बढ़ती जाएगी, वो सारी वर्स होगी। और ये जो डिफॉर्मिटीज़ हैं विद एज, उसकी वजह से भी बेंडिंग की भी, साइड बेंडिंग की भी सारी। अच्छा, वैसे ये इसका कोई ट्रीटमेंट है? वैसे ये बिल्कुल जी, बिल्कुल ट्रीटमेंट है, बिल्कुल ट्रीटमेंट है। उसमें एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर करती है कि टाइमली ट्रीटमेंट। ठीक है। वो जैसे कहा जाता है मतलब कि बहुत लेट नहीं कि 5 साल हो गए। किसी भी मोडेलिटी का फ़ायदा तब होगा जब वो अपने आइडियल टाइम पे हो। सबके लिए मेडिसिन
नहीं है, सबके लिए फिजियोथेरेपी नहीं है, सबके लिए सर्जरी नहीं है, सबके लिए इंजेक्शंस नहीं है। ऐसा है। ये मैं अक्सर करता हूँ कि पर्सनलाइज और एविडेंस बेस्ड केयर होनी चाहिए। पर्सनलाइज ये है कि जिसकी जो डिजीज़ है, एज है, उसके अकॉर्डिंगली जो उसके लिए सूटेबल है उस वक्त। अब किसी को अगर किसी टाइम पे सर्जरी एडवाइस हुई है, वो नहीं करता, उसको डिले करता, डेफिनेटली उसका नुकसान होगा, डिजीज़ वर्स होगी। सर्जरी का जो उस वक्त फ़ायदा था वो बाद में ज़ाहिर है उसका उतना शायद ना हो। तो टाइमली ट्रीटमेंट हमेशा फ़ायदा देती है, चाहे वो सर्जरी हो। बीइंग सर्जन ये मकसद नहीं होता कि हम सर्जन हैं तो हम हर पेशेंट को ऑपरेट ही करना है। मैंने आपको बताया कि सर्जन सिर्फ ऑपरेट नहीं करता, वो उन कंडीशंस को भी ट्रीट करता है जो कि अभी ऑपरेट के बगैर मैनेज हो सकती हैं, एंड वी ट्राई आवर बेस्ट के जो अवॉइड हो सकता है। हालांकि डिस्पाइट दैट मच एडवांसमेंट इन द स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज, हम अवॉइड करते हैं कि जो पेशेंट सर्जरी से बच जाए। सर्जरी इज़ ऑलवेज अ लास्ट रिजॉर्ट, लेकिन जब सर्जरी एडवाइजेबल है, एडवाइज है, होनी चाहिए, उसके रिजल्ट ज़्यादा बेहतर होंगे कंपैरेटिवली। ज़बरदस्त, ठीक है सर। आप लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? मैसेज तो बहुत ज़्यादा है जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसके हवाले से ही। एक तो अपनी जो हमने कुछ प्रिकॉशंस बताई, इनको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट कंट्रोल, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा ये जो मिथ्स हैं, सर्जरी नहीं करवानी, इंजेक्शन नहीं लगवाना, तो जो चीज़ें बजाय के सिर्फ गूगल सर्च करने से, रिश्तेदारों के मशवरे से प्रॉपर कंसल्ट करें जो भी आपके न्यूरो सर्जन है, स्पाइन सर्जन है, और उनकी एडवाइस को फॉलो करें। वो आपको जो एडवाइस करें, जिस टाइम पे आपके लिए सर्जरी अवॉइड करना बेहतर होगी, वो भी अवॉइड करेंगे, आप भी अवॉइड करना चाहेंगे, सर्जन भी अवॉइड करना चाहता है। तो टाइमली ट्रीटमेंट हमेशा फ़ायदा देता है। बेहतरीन, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।